नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आज मैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपके होने वाली है उसका पेपर लेके आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर है, सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 7 के स्टूडेंट के लिए है। और इसके अंदर मैं सभी प्रश्नों के विस्तार से उत्तर बताऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो की लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। देखो, पेपर के अंदर आपको निर्देश जो मिलने वाले हैं वो है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ऑप्शन वाले जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर आपको पेपर के अंदर नहीं लिखने हैं, वो भी कहाँ लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। देखो यहाँ पर ये जो क्रम अक्षर है इसको कोष्टक के अंदर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका कि भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी कहाँ का निवासी था। भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी जो थे वो कहाँ के थे ये बताना है। अरब, अमीरात, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा अमीरात के, अरब के थे। अल इद्रिसी कहाँ के थे, अरब के थे, तो आपको याद करके जाना है अरब के थे। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है। देखो, एलोरा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, इनकी गुफा के अंदर यहाँ पर गुफाएं बनी हुई है। वहां पर भगवान विष्णु का मंदिर नरसिंह रूप का एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र का अर्थ है यहाँ ये जो गुफा है, गुफा की दीवार पर बना हुआ चित्र है किसका, नरसिंह रूप में भगवान विष्णु का। तो ये किस काल का है, इस काल का नाम बताना है। जैसे राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुर्जर प्रतिहार काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर आपके रहने वाला है वो है राष्ट्रकूट काल। कौन सा रहेगा, राष्ट्रकूट काल रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर कि शेरशाह सूर ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूर जो है उसने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। तो आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, बाबर या हुमायूं। तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हुमायूं। ठीक है ना, हुमायूं। फिर अगला प्रश्न है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी कृतियां हैं। ये जो कृतियां अर्थात ये जो किताबें हैं, ये जो बुक्स हैं, ये किन की है, ये रचनाएं किन की है। अकबरनामा और आईन ए अकबरी, अकबर की, टोडरमल की, अबुल फजल की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर की जीवनी है। ध्यान रखना, अकबर की जीवनी है, परंतु इनके द्वारा लिखी किन के द्वारा गई है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स। ठीक है। देखो, अगला जो प्रश्न है कि वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी। तो नई जातियां क्या कहलाती थी, यहां पर आपको खाली जगह के अंदर भरना है और खाली जगह के अंदर सही राइट आंसर जो रहेगा वो है श्रेणियां। क्या कहलाती थी, श्रेणियां कहलाती थी। प्रश्न संख्या 6 है कि अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी, है ना। अहोम जो लोग हैं, अहोम लोग, इनके द्वारा बुरंजी नामक कृतियां लिखी गई। क्या लिखी गई, बुरंजी, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बुरंजी रहेगा। ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। मतलब किस कृति के अंदर यह कहा गया है कि गढ़कटंगा के अंदर 70,000 गांव थे। तो यहां रहेगा आपके अकबरनामा। क्या रहेगा, अकबरनामा के अंदर। और आपको पता होना चाहिए अकबरनामा किसकी कृति है, किसकी रचना है, अबुल फजल की है। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातियों राज्यों ने और को भूमि अनुदान दिए। देखो, जनजातियों ने राजा और सामंतों को भूमि अनुदान दिए, है ना। यहां पर प्रश्न संख्या 9 है कि वीर शैव आंदोलन प्रारंभ करने वाले 3 प्रमुख संतों के नाम लिखने हैं। देखो, शैव धर्म
जो कि नेनार के नाम से जाना जाता था दक्षिणी भारत के अंदर, उसमें वीर शैव जो आंदोलन है वो किन के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसमें है बसवना, अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी, है ना। ये नैनार संतों के नाम है, बसवना है, अल्लम्मा प्रभु है और अक्क महादेवी है। ये वीर शैव आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 10 है कि शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी? शिवाजी ने किसकी हेल्प ली थी, है ना, जिससे वो मराठा राज्य है वो स्थापित कर सके? तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, जिसे देशमुख कहते हैं, की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। तो किसकी? शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से है वो मराठा राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मणिप्रवालम क्या है? मणिप्रवालम क्या है और इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं, है ना। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। क्या अर्थ होता है? हीरा या मूंगा। जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। मणिप्रवालम शैली में लिखी पुस्तक का नाम लीला तिलकम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मणिप्रवालम शैली है, ये क्या है? ये शैली है। और ये शैली क्या है? संस्कृत, देखो एक तो संस्कृत है और एक क्षेत्रीय भाषा, मतलब जिस स्थान में बोली जाने वाली भाषा स्थानीय भाषा है, उन दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिलान है, और ये एक दोनों को मिलाकर लिखी गई एक शैली है। और इस शैली के अंदर कौन सी बुक लिखी गई है? लीला तिलकम। लीला तिलकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं पूरे आंसर आपको साथ में बता रहा हूं। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है आपके। मानव है ना अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है ना। मानव कैसे करता है? तो देखते हैं। देखो, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से मेलजोल करता है। पर्यावरण के साथ में हम करते ही हैं, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है ना। आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे हमें भाई छाया की जरूरत पड़ी कि पेड़ जहाँ है वहां नहीं ठहरना है, दूसरी जगह है, तो उसको काट कर अपन क्या है, घर बना देते हैं। तो ये क्या है? मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर रहा है। तो मानव ने क्रम से पर्यावरण उपयोग के कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, व्यापार, वाणिज्य, सूचना तंत्र, परिवहन आदि, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। शैल किसे कहते हैं? शैल कितने प्रकार के होते हैं? देखो, शैल का अर्थ वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो होता पत्थर, स्टोन, है ना। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। देखो, पृथ्वी की 3 प्रॉपर्टी है ना, 3 लेयर है, 3 परतें हैं। तो इन 3 परतों की ये खनिजों से बनी हुई है। खनिज का अर्थ होता है खोदकर निकाले जाने वाले। इनमें प्राकृतिक जो पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। मतलब ये जिनसे बनी हुई है वही क्या है? शैल है। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। देखो, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शैल 3 प्रकार की है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अपर्दन क्या है? अपर्दन किसे कहते हैं? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। क्षय का अर्थ है मतलब नष्ट होना। देखो, भूदृश्य पर, भूमि पर जल से या हवा से या फिर बर्फ से विभिन्न घटकों के द्वारा, विभिन्न कारणों के द्वारा क्या है? क्षय होता है, मतलब घटाव होता है, तो उसे अपर्दन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा बाढ़कृत का मैदान, है ना। नदियों के द्वारा पानी बहुत तेज भाव से बहता है तो बाढ़ से क्या मैदान बन जाता है, तो ये भी क्या है? अपर्दन हुआ। हवा के द्वारा रेगिस्तान में बालू टिब्बों का निर्माण आदि, ये भी क्या है? अपर्दन है, क्यों एक जगह से हवा को, मिट्टी को उठा लिया है। वर्षा से क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। देखो वर्षा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, ये ना पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ऊपर से जो भी पानी अपन नहीं गिराएंगे ना, बादलों के द्वारा गिरेगा, ये वर्षण क्या कहलाएगा, वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल का अर्थ है भूमि के अंदर का जो जल है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा के द्वारा ही होता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक तो संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, है ना, ये 3 प्रकार की वर्षाएं होती है। महासागरों की गतिविधि को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखो महासागर है ना, इनकी गतिविधि को कितने प्रकारों के अंदर विभाजित किया जाता है, कितने वर्गों में बांटते हैं, तो 3 वर्गों में बांटते हैं, है ना। महासागरों की गतिविधियों को 3 वर्गों में बांटेंगे। एक तो महासागरों के अंदर तरंगे बहुत आती है जोरदार की, एक महासागरों के अंदर ज्वार भाटाएं उठती हैं, और महासागरों के अंदर धाराएं हैं वो चलती हैं। तो ये महासागरों गतियों की 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे तरंगे किसे कहेंगे, लहरें उठना पानी के अंदर, है ना, बहुत, ज्वार भाटा पानी का ऊपर उठना और फिर वापस नीचे जाना, और धाराएं मतलब पानी है एक ही गति के अंदर है वो चलता रहता है और बहुत तेज तरह की धाराएं होती है इनमें। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों की गई। देखो भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी, को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया, है ना, 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ध्यान रखना। और कब क्योंकि तो भारत को है वो स्वच्छ रखने के लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए की गई। प्रश्न संख्या 18 है कि सहारा रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सहारा रेगिस्तान विश्व की सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो वो कौन सा है, सहारा है। यह रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है, 11 देश हैं सहारा रेगिस्तान के अंदर, ध्यान रखना। और रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भी कौन सा है, सहारा है। और है कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है ना, अत्यधिक गर्म होती है और शुष्क होती है। रेगिस्तान में गर्मी होगी। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म एवं रातें ठंडी होती है। यहाँ धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु चलती रहती है। शासन लोगों के समानता के अधिकारों की किस तरह रक्षा करता है। देखो शासन जो होता है ना, लोगों के समानता के अधिकारों की रक्षा करता है, किस तरह ये आपको लिखना है, तो मैं बता देता हूं। देखो शासन लोगों की समानता के अधिकारों की 2 तरह से रक्षा करता है। कैसे, पहला है कानून के द्वारा, है ना, कानून जैसा बना है उसके अनुसार ही शासन प्रशासन चलता है और उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। दूसरा है कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, है ना, शासन क्या करेगा, सुविधाहीन का मतलब है ऐसे समाज जिसके पास में कोई सुविधाएं नहीं है, उनकी मदद भी करता है कई योजनाएं बनाकर। तो विद्यार्थियों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं ये पेपर ले आया हूँ। इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, आपके परीक्षा के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं बाकी वाले पेपर भी आपके लिए लेके आ रहा हूं और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर लें। उन कारणों पर विचार कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, मतलब प्रभाव डालेंगे या हानिकारक या लाभदायक दोनों ही हो सकते हैं प्रभाव। तो यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, है ना। क्या, एक तो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और प्रदूषण रहित वातावरण मिले तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो वे बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। प्रश्न संख्या 21 है कि विधायक को जनता का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। तो विधायक का चुनाव जनता अपने मताधिकारों का प्रयोग करके करती है, जिससे वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। यहाँ विधायक जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय है।
बहुत सी स्त्रियां घर के बाहर दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं अथवा कहीं अन्य जगह नौकरी करती हैं। उन्हें इसके अलावा अपने घरों में भी सभी घरेलू काम करने होते हैं। इस प्रकार महिलाएं घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इसी को प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। राजसुंदरी देवी कौन थी? राजसुंदरी देवी सन 1800 में पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। कौन? राजसुंदरी, और एक महिला थी। उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा अमार जीबोन लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अमार जीबोन किसकी रचना है? तो राजसुंदरी की है, और ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी भारतीय महिला ने पहली आत्मकथा लिखी तो वो कौन सी है? तो अमार जीबोन है, और किसके द्वारा लिखी गई? राजसुंदरी के द्वारा लिखी गई। राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की विशेषताएं लिखिए। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोइडा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा जानते होंगे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सौर ऊर्जा राजस्थान के एक ग्राम प्रदेश है। राजस्थान एक ग्राम प्रदेश है। राजस्थान कैसा है? ग्राम। अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों के अंदर जो लाइट होती है वो, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भड़ला जोधपुर के अंदर है, जो कि अभी वर्तमान में फलोदी के अंदर है। ध्यान रखना, फलोदी में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। पेपर कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर किया कि नहीं किया ये भी मुझे बताना, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।